नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि हम भारतीय राज व्यवस्था का जो हमारा टॉपिक है, मतलब कि भारतीय राज व्यवस्था को हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है, जो हमने हिस्ट्री, मतलब कि जो भारत की हिस्ट्री रह चुकी है, मतलब कि हमें राजनीतिक से भारत को रिलेट करना है, मतलब कि पुरानी हिस्ट्री को जो भारत की राज व्यवस्था है उससे पूरी तरीके से रिलेट करना है। तो जो हमारा टॉपिक है, पहला जो पार्ट था वो हमने कल किया था पूरा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तभी मैं आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आज का पार्ट है हमारा सेकंड। तो दोस्तों, जैसे हमने कल पढ़ा कि युद्ध पढ़े, हमने क्या 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 पढ़ा था कल? हमने युद्ध पढ़ा था। जैसे कि युद्ध पढ़ा था हमने, प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने, मतलब कि एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। फिर क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद जो अंग्रेजों का शिकंजा था भारत पर, मतलब कि अंग्रेज कामयाब होते जा रहे थे, एक पे एक उनकी कामयाबी बढ़ती जा रही थी। जैसे बोलते हैं ना, कामयाब होने के लिए एक एक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, वैसे ही अंग्रेजों की कामयाबी वहाँ से शुरू हो गई थी। उन्होंने वही सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने फिर सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले युद्ध जीता। फिर उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 1773 में अपना पहला एक्ट पारित किया, जिससे वो भारत पर पूरा कंट्रोल कर सके भारत पर। 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 में आया था। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ऐसे एक्ट हमने कई सारे पढ़े। फिर उसके बाद चार्टर्ड एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। और उसके बाद चार्टर्ड एक्ट कब आया था? 1813 में। तो चलो अब हम उसके आगे पढ़ते हैं कि 1813 में जो चार्टर्ड एक्ट आया था, उस एक्ट में क्या कहा गया था? जो कंपनी का शासन रहेगा, मतलब कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार रहेगा, वो 20 वर्षों तक के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। मतलब कि 20 वर्ष तक अधिक कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी। उसके व्यापार को बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद 33 में चार्टर्ड एक्ट आया। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1813 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, अब इसकी जो टाइम पीरियड थी ना, टाइम ड्यूरेशन, इसका ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। और जब ये एक्ट यहाँ पर खत्म हो, मतलब कि जो इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, तो कंपनी किस मात्र की रह गई थी? मतलब कि कंपनी का केवल काम क्या रह गया था? केवल और केवल उसका काम रह गया था भारत पर शासन करना। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि जो व्यापारिक अधिकार किसी भी का, इस कंपनी का जब समाप्त कर दिया गया, फिर कंपनी का केवल और केवल शासन करना रह गया। फिर कंपनी का यह काम था कि इस पूरे भारत पर कंट्रोल कैसे बिठाया जा सके, मतलब कि कहाँ पर अपने सैनिक भेजे, मतलब कि कहाँ पर जो मुगल शासक थे वो उपद्रव कर रहे हैं, कहाँ पर वो राजा उपद्रव कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जा सके। मतलब कि पूरे भारत पर कंट्रोल करना अब इनका कार्य रह गया। फिर 1833 में ही एक बड़ा बदलाव हुआ। जो 1833 में ही हमें बड़ा बदलाव देखने को यह मिला कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको कहाँ का? पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। लेकिन अब यहां पर क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और इस समय कौन थे बंगाल के गवर्नर? 1833 में कौन थे? लॉर्ड बेटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। तो उन्हीं को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभार एसएससी वगैरह में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है, इतना यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद क्या होता है कि जो ये दास प्रथा होती है, उस समय आपने सुना होगा, पहले के समय में क्या होता था? दासों को, मतलब कि दासों को बंदी बनाया जाता था, उनसे
काम लिया जाता था, मतलब कि ज़बरदस्ती जोर जबरन किया जाता था, उनसे शोषण किया जाता था, महिलाओं को झोंका जाता था काम में, मतलब कि वो ना भी करना चाहे, मतलब कि घर के कारोबार छोड़कर, काम धंधे को छोड़कर वो बाहर जाती थी काम करने, दास बना लिया जाता था, उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी, अगर वो कर्ज पूरा नहीं कर पाते थे तो उन्हें दास बना लिया जाता था। तब ये जो दास प्रथा थी उस समय में, इसके विरुद्ध अब देखो अंग्रेजों ने शासन करना तो शुरू किया, लेकिन अंग्रेज अपने उद्देश्य से शासन करते थे, लेकिन उसके कुछ फायदे हमें भी मिले। जैसे कि उस समय हमारी भारत की जो व्यवस्था थी, मतलब कि हमारे भारत में कभी भी नहीं हुआ था ऐसा कि हमारे भारत में मंत्रिमंडल होगा, हमारे भारत में एक संविधान होगा, मतलब कि सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये अंग्रेजों के आने के फायदे थे हमारे यहाँ पे। जैसे कि एक फायदा ये भी है, दास प्रथा के विरुद्ध, दास प्रथा को पूरा खत्म कर दिया गया। 1833 के अधिनियम के तहत जो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, उन्होंने क्या किया, दास प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। किसके सहयोग से? उस समय लाला लाजपत राय हुआ करते थे, उन्होंने भी काफी सहयोग दिया इस दास प्रथा को खत्म करने में। तो दोस्तों, दास प्रथा का अगर तुमसे कभी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 1843 में हुआ। फिर इसके बाद क्या हुए बदलाव कि संपूर्ण देश में केवल एक ही बजट बनाया गया, मतलब कि जो पूरे देश का, पूरे भारत देश का उस समय पहली बार संपूर्ण भारत देश का बजट कब बनाया गया, किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत उस समय पहली बार पूरे भारत का सिर्फ एक ही बजट बनाया गया, सिर्फ एक। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1834 में विधि आयोग का गठन। अब देखो, अब जो भी सरकार या सत्ता शासन करेगी, उन्हें कुछ कुछ विधियां भी बनानी पड़ेगी अपनी, मतलब कि विधि के तहत ही तो शासन करेगी। अब जैसे कि धारा 144 कहीं पे लगती है, तो उसे कौन लगाता है? सरकार लगाती है, उस देश की सरकार लगाती है। हाँ, तो क्या होता है कि वो विधि कौन लागू करती है? सरकार लागू करती है, लेकिन उसको कौन मनवाते हैं? वहां के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह होते हैं। अगर अभी हमारे यहाँ पे धारा 144 लग जाए तो वो सरकार लगाएगी, लेकिन उसको पूरी तरीके से मतलब कि कार्य क्षेत्र में कौन लाएगा उसे? पुलिस वगैरह ही तो लाएंगे उसे। तो वैसे ही उस समय क्या किया गया, 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया, और किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। मतलब कि इनका कार्य क्या था? विधि बनाने का, मतलब कि भारत देश को चलाने के लिए विभिन्न तरह की विधियां बनाना, इनको कार्य दिया गया लॉर्ड मैकाले को। और विधि आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1834 में हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, सीधे 20 साल के बाद 1833 से 1853 में फिर एक चार्टर्ड एक्ट अधिनियम आता है। हमने इस 1833 का अधिनियम पढ़ लिया होगा, आशा करता हूं कि आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1853 में चार्टर्ड अधिनियम आता है। इस अधिनियम में भी काफी कुछ किए गए महत्वपूर्ण बदलाव, लेकिन वो काफी ज्यादा क्या थे? प्रभावशाली थे। इसमें क्या किया गया? 1854 में जो किया गया, मैकाले समिति, 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, और इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण पद थे ना, मतलब कि महत्वपूर्ण पद, मतलब कि बड़े बड़े लेवल के जो रैंक्स थे, उनको प्रतियोगिता के जरिए ही उन पदों को भरने की व्यवस्था की गई। मतलब कि जो पहले होता था ना एक्सपीरियंस, मतलब कि अंग्रेजी सत्ता में कि एक्सपीरियंस के बदौलत इसको दे दो, प्रमोशन कर दो, लेकिन इसको साफ मना कर दिया गया। और लॉर्ड मैकाले की समिति ने क्या किया गया के द्वारा क्या किया गया, इसमें प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा ही पद भरने की व्यवस्था की गई। तो 1853 का चार्टर्ड अधिनियम भी यहाँ तक इतना ही था, और 1858 का फिर आता है भारत शासन अधिनियम। आज हमने क्या क्या पढ़ा? 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, फिर आता है उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ लेते हैं। तो आप सभी ने पहला स्वतंत्रता संग्राम तो सुना ही होगा, जो 1857 में हुआ था, जिसने जो अंग्रेज थे, मतलब कि जो अंग्रेज थे, सैनिक विद्रोह भी जिसे कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जो अंग्रेज थे, उनकी सत्ता पूरी तरीके से हिला दी थी। जो हमारे सैनिक थे, भारतीय सैनिक हुआ करते थे उस समय, जो अंग्रेजी फौज में, उन्होंने ही बगावत कर दी थी। चलो उसकी कुछ स्टोरी जान लेते हैं, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है
कि 10 मई को क्या हुआ था, मेरठ में जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। क्यों विद्रोह किया था, कि उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि जो वो मतलब कि जो बंदूक चलाते हैं उसमें कुछ बारूद कारतूस वगैरह डलता है, उसको डालने से पहले उसे मुंह से कुछ खींचना उचना होता था। तो वो था क्या बोलते हैं, बारूद वगैरह, उसमें क्या हुआ करता था, सुगर वगैरह या गाय वगैरह की चर्बी पीस के लगाई जाती थी और उसे खींचा जाता था, मतलब कि उसे मिला के उसे तैयार किया जाता था बारूद कारतूस वगैरह को। तो अब सेना में कौन कौन लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, मतलब कि उस समय सभी थे सेना में। तो जो लोग थे उनका धर्म, मतलब कि उनके धर्म की बात आ रही थी। अब जो हिंदू है वो गाय की चर्बी को कैसे मुंह में लगाएगा, जो मुस्लिम है वो सुअर वगैरह की चर्बी को कैसे मुंह में लगाएगा, उनका धर्म भ्रष्ट होगा या नहीं होगा। तो उसी के कारण मेन मुद्दा यही था कि जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, इसी के कारण हुआ था। तो इसने क्या किया, पूरे अंग्रेजों की जो सत्ता थी उसे हिला के रख दिया। तो अंग्रेजों ने कब तक कंट्रोल किया, पूरे 1 से 1.5 साल तक वो विद्रोह चला था। मतलब कि हर जगह क्रांति आ गई थी, कई जगह बहुत दंगे फसाद हुए थे, अंग्रेजों को मारा भी गया था लाखों की संख्या में। फिर उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। मतलब कि इस विद्रोह से अंग्रेजों को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उनका दाना पानी भारत में ज़्यादा दिनों तक बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वो जल्द ही बोरिया बिस्तर बांध के अपने गांव दोबारा लौटने वाले हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, डिसलोकेट हो गए थे अपने टॉपिक से। फिर आता है हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि जो भारत का शासन था कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। मतलब कि जो ब्रिटिश वहाँ पे पार्लियामेंट थी ना, उनके डायरेक्ट उनको हैंड ओवर कर दिया गया। अब भाई भैया हमसे नहीं होगा, मतलब कि कंपनी ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कह दिया कि भैया अब तुमसे ना हो, तुम तो पूरा जितने दिन दाना पानी है उतना भी हमारा सारा बर्बाद कर दोगे, तुम अब आ जाओ हम देख लेंगे, तुम या फिर वहीं पे रहो, हम अपना देख लेंगे कैसे हमें शासन करना है, अब हमें भारत के साथ मतलब कि क्या करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शक्तियां तो दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया। मतलब कि मंत्री भिन्न भिन्न क्षेत्र के मंत्री बना दिए, व्यापारिक मंत्री अलग बना दिया, भिन्न भिन्न मंत्री बना दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश संसद का भारत पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण। जो ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत मतलब कि पहले ब्रिटिश काउंसिल किसके द्वारा शासन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन करता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत डायरेक्ट शासन हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का, किस पर, भारत पर। और इन्होंने क्या किया, अब ये जो उस समय क्या हुआ करते थे, 1857 तक राजा वगैरह भी हुआ करते थे, मुगल शासक बहादुर शाह जफर जैसे द्वितीय जैसे राजा भी हुआ करते थे, उन्होंने काफी ज्यादा मदद की थी ये जो विद्रोह हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, ये जो ब्रिटिश लोग थे इनके आंखों पर मुगल सम्राट का पद बहुत ही ज्यादा खटक रहा था। इन्होंने क्या किया, मुगल सम्राट का पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। मतलब कि मुगल सम्राट को कुछ पेंशन दे दी, पेंशन मिलती रहेगी, और इसका पद मतलब कि इसको सम्राट वगैरह की उपाधि से डायरेक्ट हटा दिया गया और कहा गया कि अब तुम अपने घर जाओ, घर में रहो और हम अपना देख लेंगे कि कैसे हमें करना है, जो हमें करना है वो हम कर लेंगे। अब फिर उसके बाद क्या होता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत हो रहा है ये सारी चीजें। मतलब कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया और मंत्री पद की व्यवस्था की गई और मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया। अब क्या होता है मेन बदलाव कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। और इसमें सबसे ज्यादा मेन बदलाव ये हुआ कि जो एक पोस्ट बनाई गई, मतलब कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में से ही एक पोस्ट बनाई गई, मतलब कि एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, उसको नियुक्त किया गया कि वो भारत के राज्य सचिव का दर्जा दिया गया उसको, और वो उसके हाथों में सारी शक्ति दी गई कि तुम चाहे तो कैसे भी अपना शासन कर सकते हो भारत पर। मतलब कि एक होता है ना भारत का राज्य सचिव, मतलब कि पूरे भारत का सचिव, जैसे कि कुछ भी काम होगा
तो उस सचिव की इशारों पर ही होगा, उस सचिव के इशारों पर ही होगा कुछ भी काम, कुछ भी। तो उस सचिव को इतनी पावर थी, मतलब कि वो कुछ भी करवा सकता था भारत में, तो उसको इतनी पावर दी गई कि वो कुछ भी करवा सकता है भारत में, और उसको हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ती थी। किसको? ब्रिटिश काउंसिल को। किसको देनी पड़ती थी? ब्रिटिश क्राउन को या काउंसिल को। सारी हर मिनट की रिपोर्ट किसको देनी पड़ती थी? भारत के राज्य सचिव को। किसको देनी पड़ती थी? ब्रिटिश क्राउन को देनी पड़ती थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। मतलब कि सबसे पहले कौन था? बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड वॉरेन हेमस्ट्रिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ था? 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन फिर भारत के गवर्नर जनरल का पद कब बदला गया? वायसराय के रूप में 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर क्या नाम दिया गया? उसको वायसराय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वायसराय नाम दिया गया। फिर क्या होता है कि इस समय जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे उस समय? प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। फिर क्या होता है कि 1873 में, फिर 1858 से 1873 तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब फिर 1873 में एक अधिनियम आता है जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग, कभी भी भंग किया जा सकता है, ऐसा एक सूचना या विज्ञापन निकाला गया था, जिसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई भी चीज नहीं होगी अब भारत में। कब किया गया है? 1 जनवरी 1884 को। ठीक है। फिर इसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया। फिर इसमें क्या किया गया? महत्वपूर्ण बदलाव कि जो चुनाव प्रणाली थी ना, उसकी शुरुआत की गई, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से की गई। अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की गई कि अभी हम जो चुनाव देते हैं ये प्रत्यक्ष रूप है। मतलब कि प्रत्यक्ष हम जाते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे विजय बनाते हैं और उसी को कहते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिए जो हमारे लिए उचित है। उन्होंने क्या किया? जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया और इसके तहत मतलब कि अब अपने प्रतिनिधि को लोगों को चुनने दिया गया। मतलब कि ऐसा ही कुछ। ठीक। फिर क्या होता है कि इसी अधिनियम के तहत 1892 के अधिनियम के तहत राजस्व, व्यय और बजट पर बहस तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति। इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया कि पहले क्या होता था? बजट बनता था, राजस्व आता था, मतलब कि खर्च होते थे, काफी सारे खर्च होते थे। फिर इस पर किसी को भी प्रश्न पूछने की आजादी नहीं थी। मतलब कि उनके लोगों को भी नहीं थी। जो ये राज्य के सचिव और ये वायसराय क्या करते थे, दोनों मिलकर अपनी आपसी सहमति से कुछ भी कर लिया करते थे। लेकिन इन पर भी सवाल उठाने की मतलब कि लोगों को आज़ादी दी गई। मतलब कि उन्हीं के अंदर के लोगों को, बाहर में जो मतलब कि उच्च पद पे थे, उन लोगों को प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई कि आप इस बजट पर, व्यय पर और राजस्व पर बहस कर सकते हैं। और जो काम करने का तरीका है, उनके जो काम करने का तरीका है, उनको भी पूछ सकते हैं कि आपने ये जो विधि बनाई है, ये विधि किस लिए बनाई है, मतलब कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है इस भारत में, हमारे भारत में। तो दोस्तों हमने 1800 कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने 1892 तक के मतलब कि जो अधिनियम आए उन सबको मतलब कि पूरा खोल के, खंगाल के अच्छे से पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? मार्कर कहाँ गया? ये रहा। अच्छा, तो अब क्या आया? 1893 के बाद 1909 में कौन सा अधिनियम आया? भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम मतलब कि बोलते हैं ना, भारतीय इतिहास में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण माना जाता है इस अधिनियम को। ये जो अधिनियम था, ये एक और नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मतलब कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। मार्ले अलग है, मिंटो अलग है, और सुधार, इन दोनों के सहयोग से जो सुधार किया गया उसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। तो इन्होंने कब सुधार किया? 1909 में किया।
इन ये जो मार्ले थे ये कौन थे? आपने सुना था ना कि 1858 में जो अधिनियम बनाया गया था उसमें क्या किया गया था? उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत का एक कौन रहेगा? भारत के राज्य सचिव एक रहेंगे। और ये जो मिंटो थे ये कौन थे? ये भारत के कौन थे? वायसराय। कौन थे? भारत के ये उस समय में वायसराय थे। मतलब कि ये ब्रिटिश साम्राज्य से ये देख रहे थे यहाँ पे इनको कि ये कैसे कार्य करें, भारत के वायसराय। अब इन दोनों ने जो मिलकर सुधार किया, इन दोनों ने सबसे प्रमुख जो सुधार मेरे को जो लगता है, इन्होंने ये सुधार क्या किया? इन्होंने दोनों समुदाय को, जैसे हिंदू मुस्लिम होते हैं ना, इन दोनों को अलग करने के लिए फूट डाला एक तरह से। मतलब कि कहा जाता है सुधार, इनके नज़र में वो सुधार होता होगा ब्रिटिश साम्राज्य के, मतलब कि हमारे नज़र में तो उसे सुधार नहीं कहा जा सकता। मतलब कि ये लोग जो सुधार कहते थे कि जो मुस्लिम समुदाय हैं इनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया जाएगा। अब ये पृथक प्रतिनिधित्व क्या है? मतलब कि पृथक प्रतिनिधित्व से मतलब ये है कि जो पहले कौन कौन से समुदाय थे? मुख्य रूप से मुस्लिम और हिंदू, दो ही समुदाय तो रहते थे भारत में। तो ये जो मुख्य रूप से दो समुदाय थे, इनके लिए पृथक पृथक अपने, मतलब कि जो हिंदू लोग थे वो केवल इनके इस योजना के तहत जो हिंदू लोग थे वे केवल हिंदू को ही चुनते, और जो मुस्लिम लोग थे वे केवल अपने मुस्लिम प्रतिनिधि को ही चुन सकते थे। मतलब कि चुन भी सकते थे और वो मुस्लिम प्रतिनिधि केवल हिंदू का ही मतलब कि मुस्लिम लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर सकता था। इसके तहत मतलब कि भारत में बहुत सारे दंगे फसाद हुए, कई नेता इसके विपक्ष में भी गए, कई नेता इसके पक्ष में भी गए। और उस समय क्या होता था कि भारत में जब जैसे कि 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय क्या किया गया? अब अंग्रेजों को क्या लगा था कि उनकी सत्ता पूरी तरीके से जाने वाली है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत को भी अपनी सत्ता में थोड़ी सी जगह देना चालू कर दिया था। मतलब कि विधि सदस्य के रूप में, वित्तीय सदस्य के रूप में। मतलब कि ये जो प्रतिनिधि थे, ये प्रतिनिधि अगर यहाँ से जीतते, पृथक प्रतिनिधि यहाँ से जीतते, तो ये कहाँ जाते? ब्रिटिश जो ये इनका जो साम्राज्य था, मतलब कि इनकी जो मतलब कि कार्यवाही परिषद वगैरह जो होती थी, इनकी जो सांसद वगैरह होती थी, उसमें ये भी सदस्य के रूप में उनके साथ कार्य करते थे, कार्यपालिका परिषद के रूप में, कार्यपालिका परिषद में। तो इसमें दूसरा सुधार ये किया गया है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान दिया गया और उनको एज अ विधि सदस्य के रूप में सदस्य बनाया गया। किस रूप में सदस्य बनाया गया? विधि सदस्य के रूप में सदस्य बनाया गया। मतलब कि उनकी जो कार्यपालिका थी, मतलब कि जो उनके कार्य करने वाली जो एक समूह था, उसमें इनको सदस्यता दे दी गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान दिया गया। और जो ये जो मिंटो थे ना, लॉर्ड मिंटो, इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब कि इन्हें पृथक प्रतिनिधित्व जो शुरू किए थे ना, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है, ये जो लॉर्ड मिंटो थे। और हाँ, अब यहाँ का पार्ट अब यहीं तक खत्म होता है, अगला पार्ट कल आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? प्रथम वायसराय और प्रथम कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय कौन थे? कौन बन गए थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन बन गए थे?
लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिंग। बस आज का सेशन यहीं पर आपसे कल मुलाकात होगी और आशा करता हूँ कि आपको दूसरा पार्ट अच्छा लगा।